चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए भूगोल का पार्ट 3 वीडियो, ठीक ना। भूगोल पार्ट 1 और पार्ट 2, जो चैप्टर का नाम था भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लिए होंगे। तो आज आपके लिए हम ला रहे हैं इसका पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे इस पहले चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आज हम आपके लिए ला रहे हैं, ठीक ना। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है पार्ट 3 वीडियो में, पहला ऑब्जेक्टिव है जो कहता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन, किस प्रकार का संसाधन है। पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका जी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो कोयला जो है वह कैसा संसाधन है, हम पढ़े थे कि कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपके किताब में ही दिया गया है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो हमारा आंसर है अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं जो कहता है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, किस प्रकार का संसाधन है। इसका आंसर हो जाएगा कि सौर ऊर्जा जो है वह क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। हम आपको बताते चलते हैं कि देखिए, अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि ऐसा संसाधन जो क्या हो जाए, जिसको बनने में कहिए ना, जिसको बनने में लाखों वर्ष लग गए हों, और यह संसाधन जो है वह पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात समाप्त होने के बाद इसकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन नवीकरणीय संसाधन का मतलब है ऐसा संसाधन जिसे यांत्रिक हो या भौतिक हो या रासायनिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त कर सके, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। जब आप किताब देखिएगा तो इसमें इसका ऑप्शन में नवीकरणीय नहीं लिखा है, तो नवीकरणीय नहीं है तो इसको आप ये भी तो लिख सके हैं, तो ना कि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। क्या है, पुनः पूर्ति योग्य, इसे आप दोबारा इसकी प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं किताब का। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका किताब का है जो कहता है तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, तट रेखा से कितने किलोमीटर, तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। देखिए, अपवर्जक क्षेत्र आपको 2 नंबर वाला भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं कि तट रेखा से, किसी भी देश के तट रेखा से यानी समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है समुद्र के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अपवर्जक क्षेत्र बोलते हैं। किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसको अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है क्या है, अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तो आ गए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंध है। तो यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंध है।
संबंध है। हमारा आंसर हो जाएगा डाकुओं की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था से हमारा संबंध क्या है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था से हमारा संबंध संसाधनों के नियोजित दोहन से क्या है? तो संसाधनों के नियोजित दोहन से, ठीक ना, संसाधनों के नियोजित दोहन से है। यानी संसाधनों का अगर आप लगातार दोहन करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहकर संबोधित करेंगे, ठीक ना। संसाधनों के नियोजित दोहन नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि संसाधन के नियोजन से आप क्या समझते हैं, तो संसाधन के नियोजन से अगर हमसे क्वेश्चन डाल दिया जाता तो हम लिखते कि संसाधन का नियोजन का अर्थ यह है कि किसी भी संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही, समझिएगा, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन का नियोजन कहलाता है, ठीक है। संसाधन का नियोजन आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन बन सकता है। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि संसाधन का नियोजन से आप क्या समझते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या है? तो संसाधनों का नियोजन है, यानी संसाधनों को बचाना है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र समुद्री, 5वां नंबर, समुद्री तट रेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। ध्यान दीजिएगा इसका। कह रहा है कि समुद्री तट रेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? हमारा आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 19.2 किलोमीटर तक। इस तरह से आपका 5 जो ऑब्जेक्टिव थे वो, और आगे आप फिर अगला ऑब्जेक्टिव आ रहा है आपके लिए। अगला ऑब्जेक्टिव सुनिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसके लिए हमें साफ करना होगा बोर्ड को, ठीक ना। तो पहले साफ कर लेते हैं, फिर आपके लिए ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए, तो यहां तक अभी हमारा 5 क्वेश्चन हुआ है। एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला की जगह आपका पेट्रोलियम दे देगा, अनवीकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक गैस दे देगा, अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा की जगह यदि हवा दे दे, जल दे दे, या वन प्राणी दे दे, या वन दे दे, तो भी हमारा आंसर नवीकरणीय संसाधन ही होगा। नवीकरणीय संसाधन यदि आपके ऑप्शन में नजर नहीं आता है तो उस समय आपका आंसर पुनः पूर्ति योग्य संसाधन के रूप में होगा। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 3, तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र अब बंजर क्षेत्र कहलाता है? कहता है समुद्री तट रेखा से, यानी देश के किसी भी देश के समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? तो वह बंजर क्षेत्र कहलाता है। फिर कहता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों के नियोजित दोहन से है, यानी संसाधनों का विदोहन करना है। समुद्री तट रेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? जवाब हमारा है 19.2 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। चलिए, 5 क्वेश्चन दोहराने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पर। चलिए, तो हम आ गए 6 नंबर क्वेश्चन पर आपके लिए। अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो यहाँ पे नवीकरणीय अनवीकरणीय की हम ज्यादा क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, लेकिन आप समझ पा रहे हैं ना, इसलिए आपके लिए वहां कोयला की जगह दूसरा भी ऑप्शन, कोयला की जगह आपको पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस दे दे तो वहां फंसना नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये हमारा क्वेश्चन अगला आ रहा है 6 नंबर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ
था। देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ना, ये 3 से 14 जून 1992, 3 से 14 जून 1992 में हुआ था, ठीक ना। 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? जवाब हमारा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, यानी रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, ठीक ना। रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने देश के प्रतिनिधियों ने लगभग भाग लिया था, तो इसमें 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक ना। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देश के सभी देश के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यहां तक हम सीख पाए हैं अभी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? रियो डी जेनेरो में, जिसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में किन किन बातों पर चर्चा हुई थी? तो इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, इस सम्मेलन में, इसी में आंसर हम कर देते हैं आपको समझाने के लिए, इसमें किन किन बातों पर हुई थी? तो ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद वन संरक्षण, और क्या है? तो वन संरक्षण और जैव विविधता। ध्यान से समझिएगा, ग्लोबल वार्मिंग आपको यहां पर सिर्फ फिर से यहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा समझने के लिए आपको, कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसमें 178 देशों, 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जिसमें चर्चा किन बातों पर हुई थी? तो ग्लोबल वार्मिंग पर, वन संरक्षण यानी वनों को बचाना है, जैव विविधता यानी जीवों में जो विविधता आ रहे हैं, जीवों के लक्षणों में जो विविधता देखने को मिल रहा है, इसके बारे में मतलब यहाँ पर घोषणा किया गया था। जिसमें 21 कार्यक्रम, इसको यानी इसका एक और नाम दे दिया जाता है, इसका एक और नाम है क्या? कार्यक्रम 21, है ना, कार्यक्रम 21। इस घोषणा पत्र में, जो यहाँ घोषणा पत्र हुआ था, उसको कार्यक्रम 21 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कहानी को आगे सुनिएगा यहाँ पर, कि पहले इसको ग्लोबल वार्मिंग को समझ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। एक क्वेश्चन बार बार आपको बहुत सारे परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो सबसे पहला जो हमारा गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, उसमें हमारा CO2 आता है। एक क्वेश्चन हम यहीं से उठा लेते हैं, जिसमें है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी? देखिएगा आंसर हमारा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कहता है, सुनिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हुआ कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का हो जाना। यानी पृथ्वी में देखते हैं हम दिन ब दिन क्या, जब गर्मी के सीजन में देखते हैं तो गर्मी के सीजन में जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा पड़ने लगती है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि दुनिया में जो तापमान है, यानी समय दर समय दुनिया का, यानी दुनिया में धरती का जो तापमान है वो बढ़ते चला जा रहा है। तो आखिर किस गैस के कारण इस धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है? तो हम कहेंगे सबसे पहला आंसर हमारा होगा इस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होगा CO2। क्या होता है? CO2। अब CO2 बोलो या आप क्या बोल दो? CO2 बोलो या आप कार्बन डाइऑक्साइड बोल दो, ठीक ना।
और यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुनिए, जैसे जैसे हम क्वेश्चन डील करते हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का भी आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यदि आप जानना चाहेंगे तो आपको यहाँ एक बात और समझ में आती होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे वायुमंडल में कितना परसेंटेज है, इसको देख लेते हैं पहले। तो कार्बन, हाँ यहाँ पे हम अभी एक काम पूरा पहले आपको कर देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा और भी गैसें हैं, इसके बारे में हम आपको स्पेशल जब पढ़ाएंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, वहां पे बहुत सारे गैसों का नाम लिखेंगे तो उस, लेकिन अभी तक आपका जो आंसर होगा वो CO2 होगा, ठीक ना। आगे यहां पर सुनिएगा कि आगे जो क्वेश्चन आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितना है, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे पर्यावरण में कितना प्रतिशत है, हमारे पर्यावरण में कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। यानी जो पृथ्वी पर तापमान को बढ़ाता है तो ये भी तो जानना होगा कि आखिर हमारे वायुमंडल में है कितना। तो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में 0.03% है। कितना प्रतिशत है जी? 0.03% है, ठीक है ना। आप इसके अलावा और भी, यदि हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बातें आपको समझा रहे हैं तो आप यहाँ पे समझना हमें और भी पड़ सकता है, तो थोड़ा सा और हम आपको डीप लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपको ऑक्सीजन के बारे में कुछ बताते हैं। ऑक्सीजन के बारे में भी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक ना। इस तरह से आपका जो पहला चैप्टर है उसमें जो थोड़ा दूसरा पॉइंट को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप जो क्वेश्चन इससे लगता हुआ है उसको भी हम डील करते जाते हैं कि आपके साथ साथ आप सब जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनको भी कुछ फायदा हो जाए, इसलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डील करते जा रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, हाँ हम बोल रहे थे कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ऑक्सीजन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो कौन सी गैस, यहां पर एक बात आता है, कौन सी गैस जीवनदायिनी गैस, जीवनदायिनी गैस, जीवनदायिनी गैस, यानी कौन सी गैस जीवनदायिनी गैस है। किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है? तो हमारा जवाब है ऑक्सीजन। क्या है जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, क्या है? O2। ऑक्सीजन का सूत्र O2, रासायनिक सूत्र O2, ठीक है। तो कौन सी गैस जीवनदायिनी गैस है? तो ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। अब बात है कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता, वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में 21% पाया जाता है। कितना जी? 21% पाया जाता है। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से लगता हुआ कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? कितना प्रतिशत पाया जाता है? जवाब हमारा है 78 यानी 78%। कितने? 78%। तो यहाँ पर अब हम आपको बता चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो इससे पहले क्वेश्चन था उसमें 0.03% पाया जाता है। फिर कौन सी गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है? तो O2। ऑक्सीजन वायुमंडल में, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 21%। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो 78%, 78%। बाकी है आर्गन है, हीलियम है, ये सब मिला के 100% हो जाते हैं। यहां तक हम आपको बताए क्योंकि यहाँ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हमारा क्वेश्चन टच किया वो टच कर रहा था ग्लोबल वार्मिंग को, CO2 को, इसलिए हमने 2-4 क्वेश्चन को और आपके लिए बढ़ा दिया। आगे सुनिएगा जिसमें कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन आपका कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन है। चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ?
आंसर हमारा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपको क्या करना है, इससे पहले जो आप क्वेश्चन देखे थे ना उसमें देखे थे 3 से 14 जून 1992। अब आपको 5 साल उसमें जोड़ देने हैं, तो कब हुए थे, तो यहां लिख सकते हैं आप 92 में 5 जोड़ दीजिए तो 1997 ईस्वी में। कितने में, 1997 ईस्वी में, ठीक ना। 5 साल जोड़ते चले जाइएगा ना, तो प्रथम द्वितीय तृतीय आपका टेबल मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रथम द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, जिसे हमने वहां पर क्वेश्चन देखा ना कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, तो रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, जो ब्राजील में पड़ता है। तो रियो डी जेनेरो शहर जो ब्राजील में है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखेंगे अलग से आपके लिए। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, कहां हुआ था। हमारा आंसर होगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, तो अमेरिका यानी न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। कहां हुआ था जी, न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क कहां पर था, तो अमेरिका में, यानी कहां हुआ था, तो न्यूयॉर्क बोलिए या अमेरिका बोलिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। आपको क्या करना है, प्रथम द्वितीय तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में बस 5-5 साल आपको जोड़ते चले जाना है, बस हो गया, ठीक ना। अच्छा, इसके बारे में और कुछ बातें बताने का है, जिसमें कहा जा रहा है इसके बारे में क्या कि ये जो है ना, इसको द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। अब यहां बता दें कि +5 सम्मेलन क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद इस सम्मेलन का आयोजन हुआ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसलिए इसका एक और नाम पड़ गया क्या, तो +5 सम्मेलन। +5 हम +5 ये प्लस हिंदी में लिख लीजिए, तो +5 सम्मेलन हो गया। आगे बढ़ेंगे तो अभी तक हमने सीखा, क्या सीखा, तो हमने सीखा क्या कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, तो न्यूयॉर्क बोलिए, अमेरिका यानी अमेरिका में हुआ था। पहला कहां हुआ था, तो आप देखिए रियो डी जेनेरो शहर, जो कहां पड़ता है जी, तो ब्राजील में पड़ता है। कहां पड़ता है जी, ब्राजील में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेकर आ जाए। अगला क्वेश्चन में आपका आ जाएगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। चलिए आगे इसके पहले साफ करना होगा, ठीक ना। चलिए इसको साफ करते हैं और बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन आ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन अब हमारा आएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से हम आ रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन में आपके लिए। इस पार्ट के बाद फिर चौथा पार्ट जो आएगा वो अगला चैप्टर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आपका आ गया कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहां हुआ था, ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था, कब और कहां हुआ था। जवाब हमारा होगा, देखिए आपको प्रथम बड़ा क्या है, 1992 है ना जी, एक को तो याद करना पड़ता है, +5 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 1997 आ गया। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, ये जो आया आपका द्वितीय आ गया, ये क्या आ गया, द्वितीय आ गया, ठीक ना। उसमें भी 5 जोड़ दिए तो कितना आ गया, तो 2002, ठीक ना, 2002 आ गया। ये क्या हो गया, तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, क्या हो गया, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हो गया, ठीक ना। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, द्वितीय 1997, तृतीय 2002। तो इसमें हो गया तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था। जवाब होगा 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। इस तरह से चलेंगे। अब हम आपके लिए 15वां नंबर क्वेश्चन पर, चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 15वां नंबर क्वेश्चन कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था और कहां हुआ था, क्योटो सम्मेलन कब और कहां हुआ था, ठीक ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्योटो सम्मेलन कब और कहां हुआ था। ये सब आपके किताब के अनुसार पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन है, ये नहीं सोचिएगा कि अलग से क्वेश्चन आ रहा है, आपका ही है।
लेकिन आप जो किताब के अनुसार 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं उसे थोड़ा होगा, आप ही का किताब का है, अलग से नहीं बताया जा रहा है। क्यूटो पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी पूरे किताब से क्वेश्चन लेकर आपके लिए आते हैं। तो क्यूटो सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तो क्यूटो सम्मेलन जो है वो कहां हुआ था? तो क्यूटो सम्मेलन आपका जापान शहर में हुआ था, जापान शहर में। क्यूटो सम्मेलन का जापान शहर में दिसंबर 1997 में, दिसंबर 1997 में, यानी 1997, ठीक ना। और कहा? तो जापान में, यानी जापान के क्यूटो शहर में। इसमें लिख लीजिए, दिसंबर का भी जिक्र कर देते हैं आपके लिए, दिसंबर यानी 1997 के दिसंबर माह में, ठीक ना। और कह रहा है कि कब और कहां हुआ? तो जापान के क्योटो शहर में, जापान के क्योटो शहर में हुआ था, जापान के क्योटो शहर में हुआ था, शहर में। अब आपका मन करता होगा कि आखिर इसको क्योटो सम्मेलन क्यों बोला गया? तो इसमें भी जो क्योटो सम्मेलन है ना, इसमें भी किस किस बातों पर चर्चा हुई थी? तो इसमें भी ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हुई थी, जिसमें आपके लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 देशों पर चर्चा हुई थी, ठीक ना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसमें चर्चा हुई थी 1997 में भी, जिसके दिसंबर माह में, और ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? तो क्योटो सम्मेलन बोला जाता है, क्योंकि ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था, इसलिए इसको क्योटो सम्मेलन कहा जाता है। चलिए, तो हम आपको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तीनों के बारे में समझाए। आगे बढ़ेंगे और आपके लिए अगला क्वेश्चन आ रहा है जो कहता है, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है, हमारा आंसर है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और यह किस सम्मेलन में हुआ था? यानी विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में, सर्वप्रथम स्टॉकहोम में, ठीक ना। यानी विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में चर्चा कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे और आपके लिए मेधा पाटेकर का संबंध, यानी 17 नंबर क्वेश्चन है कि मेधा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है? जवाब हमारा होगा मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किस आंदोलन से जी? नर्मदा बचाओ आंदोलन। यानी नर्मदा नदी पर सरकार द्वारा जो बांध बनाया जा रहा था, यानी उस बांध से सरकार बिजली या सरकार के जो भी सोच हो, लेकिन उसका विरोध मेधा पाटेकर ने किया, ठीक है। अगला है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन के लिए मिटाना होगा। चलिए मिटाते हैं और लाते हैं आपके लिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। हाँ, अभी तक आप, यदि आप वैसे कोई भी अभी तक वीडियो लगातार देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। चलते हैं, तो क्वेश्चन आ रहा है कि आपको सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध, बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? किस आंदोलन से? किस आंदोलन से है? जवाब हमारा होगा चिपको आंदोलन। किस आंदोलन? चिपको आंदोलन से। किस आंदोलन से जी? चिपको आंदोलन से। अच्छा, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से। किस राज्य से? उत्तराखंड से, ठीक ना जी, उत्तराखंड से संबंधित है। अब चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन का सीधा सीधा मतलब है कि वहां पर एक आदिवासी एरिया, यानी उत्तराखंड में एक आदिवासी एरिया था, जहां पर क्या किया, तो सरकार के द्वारा
जो कुछ माने ठेकेदार थे वो जाके वनों को काटने लगे, उस आदिवासी एरिया में जो वन थे उसको काटने लगे। तो वहां का आदिवासी जो लोग थे उन्होंने इसका सख्त विरोध किया, जिसमें वहां के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, घोर विरोध किया और वहां के सभी आदिवासी औरतें हो या बच्चे हो सब जाके वनों से क्या हो गए, चिपक गए, यानी काटने से सख्त मना हो, उन्हें कोई भी काट नहीं सके। तो सब पेड़ों से जाके व्यक्ति चिपक गए, यानी सब आदिवासी वहां चिपक गए। इसलिए क्या किया, तो वहां का ठेकेदार जो था, जो पेड़ कटवाने आया था, अंत में उसे क्या हुआ, वापस जाना पड़ गया। तो इसी आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। चिपको आंदोलन का मतलब नहीं है, चिपको आंदोलन का सीधा मतलब यह है कि वृक्ष से क्या हो गए, व्यक्ति वृक्ष को बचाने के लिए उससे चिपक गए। अगला क्वेश्चन है कि संदीप पांडे का संबंध किससे है? तो आंसर हमारा है संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचय से है। संदीप पांडे का संबंध किससे है? वर्षा जल संचय से है। ठीक है, यहां तक आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है। और आगे क्वेश्चन है कि कौन मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे? कौन मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे? जवाब हमारा होगा महात्मा गांधी कभी भी मशीन के साथ नहीं थे। इसका मतलब हुआ कि महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि सारा उत्पादन का कार्य मशीन के द्वारा हो। ये हमेशा चाहते थे कि यदि मशीन से सारा काम होने लगेगा तो हम लोग मशीन का गुलाम हो जाएंगे, ठीक ना। जो आजकल हुआ भी, यानी सारे काम मशीन के द्वारा होने लगे, इसलिए लोग के रोजगार भी छीने जाने लगे और लोग भी क्या हो गए, तो लोग भी मतलब जो पहले से फिट होना चाहिए था, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा जो कहा गया था उसके अनुसार जो मनुष्य है वो भी आलसी होते चले गए। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि जो मशीन है ना उसका जो उपयोग है उसको सीमित कर दिया जाए, ठीक ना। घोर विरोधी का मतलब ही नहीं हो रहा है कि उसको एकदम बढ़ावा ही नहीं दिया जाए, रोक दिया जाए, ऐसा नहीं। इस कहने का मतलब था महात्मा गांधी का कि ऐसा ना हो जाए कि हम लोग मशीन का गुलाम हो जाए, इससे वंचित रहने का था, ठीक ना। लेकिन फिर भी आज पूरा काम मशीन के द्वारा ही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? किताब का नाम है, क्या नाम है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? उत्तर है हमारा, आंसर है क्या है? सुमेशर। यानी स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? सुमेशर है। कौन है? सुमेशर है, ठीक है। इस तरह से हम आपके लिए लेकर आए थे भारत संसाधन एवं उपयोग के कुछ क्वेश्चनों को। इसका अगला क्वेश्चन भी आपके लिए जल्द आ जाएगा। यानी आज हम चाहते कि पूरा लेकर आए, लेकिन इस पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन ही हम करवा पाए, ठीक ना। तो हम आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिर अगला पार्ट 4 वीडियो, जिसमें और आपके लिए लेकर आएंगे इसी पार्ट का जो क्वेश्चन बच रहा है उन सभी क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर आएंगे। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में आपसे।